हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। साथियों, यहाँ हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए साइंस का सेशन करने वाले हैं। इस साइंस के सेशन में आप पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सभी साथी आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में साइंस के बेहतरीन कंटेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही है? दोलन या कंपन एक पिंड का संचालन करता है। किसी पिंड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। सही विकल्प का चयन करना है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 1 और 2। दोलन या कंपन एक पिंड का संचालन करता है। किसी पिंड का अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। तो दोनों ही यहाँ पर कथन सत्य होंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सही सुमेलित है? श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज, पराश्रव्य ध्वनि 2000 हर्ट्ज से अधिक, अपश्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से अधिक। दिए गए कूट में से सही विकल्प का चयन करें। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शोर और संगीत में निम्न में से कौन सा अंतर सही है? शोर में दिया गया है अनियमित तरंग, उच्च आवृत्ति, अनियमित और गैर आवधिक कंपन। तो अनियमित तरंग के साथ में नियमित तरंग संगीत में ध्वनि दी गई है। उच्च आवृत्ति, कम आवृत्ति, अनियमित और गैर आवधिक कंपन, नियमित और आवधिक कंपन। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प चुनें। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसमें। 1, 2 और 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3 दिया गया है। 1 और 3, 1 और 3 में देखेंगे अनियमित तरंग के साथ में नियमित तरंग, यह सही होगा। और अनियमित और गैर आवधिक कंपन के साथ में नियमित और आवधिक कंपन, इसका राइट आंसर होगा। तो 1 और 3 इसके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण की निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? श्रवण क्षति, थकान, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि प्रदूषण निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? श्रवण क्षति, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति v और आवर्तकाल t के बीच क्या संबंध है? आवृत्ति को v से दर्शा रहे हैं और आवर्तकाल को t से। n इज इक्वल टू 1/t², n इज इक्वल टू t, n इज इक्वल टू 1/t, n इज इक्वल टू 1/√t। तो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध पूछा गया है ध्वनि तरंग में। ऑप्शन सी में दिया गया है n इज इक्वल टू 1/t। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ध्वनि तरंगे हैं दाब, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम, समय अवधि और आवृत्ति, गति,
घनत्व। ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा घनत्व। नेक्स्ट, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय, अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स, सुपर, यांत्रिक। ध्वनि तरंगे जो होती है यह यांत्रिक तरंगे होती है। तो जो पदार्थ की कंपन या उसकी गति से ही यह होती है। इसमें ध्वनि तरंग में क्या होता है कि इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। तो यह स्टील, पानी, वायु इन सभी में हो सकती है। लेकिन अगर बात करें निर्वात की तो यह निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु का ताप, वस्तु की सामग्री, वस्तु की गुणवत्ता, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल। ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है? वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? वर्नर कार्ल हाइजेनबर्ग, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टीन, जेसी मैक्सवेल। ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या होगा? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? आवर्तकाल, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य, आयाम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आवर्तकाल। नेक्स्ट, ध्वनि में से संचरण कर सकती है। ध्वनि किस में संचरण कर सकती है? सभी में, केवल गैस, केवल द्रव्य पदार्थ, केवल ठोस पदार्थ। ठोस, द्रव्य या गैस में पूछा गया है। तो जो ध्वनि है वह सभी में संचरण कर सकती है। गैस हो, द्रव्य हो, ठोस हो, इनमें सभी में संचरण कर सकती है। ऑप्शन ए में दिया गया है सभी विकल्प राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम अवस्था में होना चाहिए। ठोस, गैस, द्रव, इनमें से सभी। ध्वनि संचरण जो है तीनों अवस्थाओं में हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। द्रव, ठोस, हवा, निर्वात। ध्वनि जो है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, नर्म और छिद्रयुक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाता है। ध्वनिक सुरक्षा, श्रव्य सुरक्षा, अपवर्तन, अवशोषण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ध्वनिक सुरक्षा। नेक्स्ट, ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है? अपवर्तन, कंपन, प्रतिबिंब, घूर्णन। ध्वनि जो है कंपन के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित की भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। किरण का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन,
तापमान में अंतर, हवा का दबाव, चुंबकीय अंतर। आंसर होगा हवा का दबाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर स्केल से, टेस्ला से, डेसिबल से, हर्ट्ज से। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की मानक इकाई है मीटर, हर्ट्ज, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड। आंसर होगा हर्ट्ज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ध्वनि निम्न में क्या है? ज्वारीय तरंग, यांत्रिक तरंग, सतही तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग। ध्वनि निम्न में क्या है? यांत्रिक तरंग इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वात में यात्रा नहीं कर सकता है? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, यूवी किरणें। ध्वनि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। नेक्स्ट, जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, कंपन नहीं करते, कंपन करते हैं लेकिन किसी निश्चित दिशा में नहीं, तरंग प्रसार की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। जब ध्वनि हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कण जो है वह तरंग प्रसार की दिशा में कंपन करते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों के लिए ध्वनि का श्रव्य परास लगभग होता है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज से 30,000 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज। इतनी ध्वनि तक मनुष्य जो है श्रव्य परास कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रीक अक्षर तरंग दैर्ध्य को निरूपित करता है? अल्फा, बीटा, लैम्डा, डेल्टा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लैम्डा। नेक्स्ट, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है? 100 डेसिबल, 0 डेसिबल, 10 डेसिबल, 25 डेसिबल। आंसर होगा 0 डेसिबल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग होती है, तो अभी हमने पढ़ा था कि श्रव्य जो सीमा है, श्रव्य परास है ध्वनि का 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो ऑप्शन सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मनुष्य बहुत ऊंची ध्वनि सहन नहीं कर सकता, वह उच्चतम ध्वनि स्तर क्या है जो मनुष्य सहन कर सकता है? 100 डेसिबल, 80 डेसिबल, 40 डेसिबल, 115 डेसिबल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 80 डेसिबल। नेक्स्ट, श्रवणीय रेंज से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, सुपरसोनिक, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
हवा में ध्वनि की गति से अत्यधिक अधिक गति किसके रूप में जानी जाती है? सुपरसोनिक, सोलर, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक। ध्वनि की गति से अधिक गति जो है वह सुपरसोनिक होती है। ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर होगा सुपरसोनिक। नेक्स्ट, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है और इसके प्रतिकूल। दबाव में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति कम हो जाती है, इसके प्रतिकूल। ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती। पहले दबाव में वृद्धि के साथ गति में वृद्धि होती है, फिर कम होने लगती है, हालांकि दबाव बढ़ता रहता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।